विद्यार्थियों, आज हम भौतिक विज्ञान में जिस शीर्षक को पढ़ने जा रहे हैं वह एक तरीके से गणित का विषय है। क्योंकि हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते समय विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशंस हमें करनी होती हैं, इसलिए हम गणित के सूत्रों का प्रयोग करते हैं, गणित के विभिन्न नियमों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम मैथमेटिकल टूल्स के रूप में यूज करते हैं। वैसे तो हम अभी तक क्लास 10th में जो भी गणित विषय से संबंधित टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उनका प्रयोग करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मैथमेटिकल टूल्स है, गणित का एक विषय है जिसको हम कैलकुलस के नाम से जानते हैं, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है और आगे भी आप इसको 11th या 12th में ही पढ़ते हैं। और यदि 11th-12th में किसी ने गणित नहीं लिया है तो वह इसको विस्तृत रूप से नहीं पढ़ पाता है, इसलिए इसको संक्षेप में हम यहाँ पर थोड़ा जानेंगे कि कम से कम हम जो फिजिक्स में यूज करते हैं इसका, उससे आप अवगत रहें। यह कैलकुलस या कलन जिसको कहते हैं हिंदी में, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक अवकल गणित है और दूसरा समाकल गणित है। पहले हम अवकल गणित समझते हैं। अवकल गणित समझने के लिए आपको फलन का ज्ञान होना जरूरी है। फलन आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे शायद। फलन का अर्थ मैं यहाँ पर आपको संक्षेप में सीधे तौर पर समझा देता हूँ कि माना x तथा y दो चर राशियाँ हैं, वेरिएबल हैं, और x के मान को बदलने पर y का मान बदलता है। यानी कि y x के मान पर निर्भर करता है कि x का मान हम क्या लेंगे तो y का मान क्या होगा। इस तरह से यदि y x के मान पर निर्भर करता है तो इसको गणित की भाषा में हम यह कहते हैं कि y x का फलन है, यानी कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x। और इसको इस तरह से लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जब y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं इसका मतलब होता है कि y x का फलन है। यह फलन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कोई ना कोई संबंध y और x के बीच होता है जिसके द्वारा y x पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया गया है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। यहाँ x का कोई मान रखेंगे तो उसके सापेक्ष y का एक मान आएगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3 एक तरह का बीज गणितीय फलन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। y इज इक्वल टू साइन x ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। y इज इक्वल टू लॉग x यह एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस तरह विभिन्न प्रकार के रिलेशंस हो सकते हैं। यह संबंध से ही y x पर निर्भर करता है और y x का फलन कहलाता है। अब x में जब हम परिवर्तन करेंगे तो y में भी परिवर्तन होगा। x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर निकालनी हो यदि तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए x में परिवर्तन हुआ डेल्टा x और उसके सापेक्ष y में परिवर्तन हुआ डेल्टा y, तो डेल्टा y बटा डेल्टा x करेंगे तो उसके परिवर्तन की दर निकल आएगी। मान लीजिए उसमें 1 का परिवर्तन हुआ यदि x में और उसके सापेक्ष y में 5 का परिवर्तन हुआ तो 5 बटा 1 यानी कि 5 गुना परिवर्तन y में हो रहा है, तो 1 के सापेक्ष उसमें 5 बढ़ रहा है तो यह उसकी दर हो जाती है। तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर डेल्टा y बटा डेल्टा x से लिखी जाती है। लेकिन यदि यह परिवर्तन की दर हर समय बदल रही हो तो हमें इस डेल्टा x का मान अति सूक्ष्म लेना पड़ता है। इतना सूक्ष्म लेते हैं कि यह लगभग शून्य के बराबर हो और उतने सूक्ष्म समय में परिवर्तन की दर बदलती नहीं है। तो यदि हमें किसी निश्चित क्षण पर लेना हो तो उस क्षण पर हम एक छोटा मान डेल्टा x का लेते हैं और उससे एक y में छोटा परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में हम जब अवकल गुणांक यदि डेल्टा x बहुत सूक्ष्म हो तो डेल्टा y बटा डेल्टा x को dy बाई dx लिख दिया जाता है, यानी डेल्टा y को dy और डेल्टा x को dx। और यहाँ dy बाई dx जो होता है
यह इसका किसी क्षण पर परिवर्तन की दर हो जाती है। यह अति सूक्ष्म मान होता है, उतने सूक्ष्म मान में हम उस समय की दर निकाल लेते हैं और इसी dy बाई डी एक्स को हम अवकल गुणांक कहते हैं। यानी कि dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब है डेल्टा एक्स अति सूक्ष्म है। तो यह dy बाई डी एक्स ही हमारा कहलाता है y का अवकलन x के सापेक्ष और dy बाई डी एक्स को हम अवकलन गुणांक कहते हैं। जैसे यदि विस्थापन की समय के साथ दर निकाली जाए तो ds बाई डी टी, s विस्थापन है, t समय है, तो ds बाई डी टी क्या हो जाएगा, समय के साथ विस्थापन की दर, जिसको हम वेग कहते हैं v। इसी तरह से v की हम दर निकालें dv बाई डी टी, उसका अवकलन करें तो dv बाई डी टी जो होगा वो त्वरण के बराबर होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि विस्थापन का t के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो वेग प्राप्त होगा और वेग का t के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो त्वरण प्राप्त होगा। अब इस अवकल गुणांक का तात्कालिक मान ज्ञात कैसे करेंगे हम समझ लीजिए। इस अवकल गुणांक को ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं, इन सूत्रों के द्वारा हम अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। मान लीजिए y का कोई मान है और dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, उसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा, इसके लिए कुछ अवकलन के सूत्र होते हैं जो नीचे दिए जा रहे हैं। इन सूत्रों को मैं पढ़ता जाता हूँ, आप इनको लिख लेंगे, याद कर लेंगे। यह कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल हम मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ थोड़ी सी चीज़ जाननी है केवल, जितना हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो मैंने लिख दिए हैं। जैसे यदि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n हो, यानी कि y x का फंक्शन हो, किस फॉर्म में, x की पावर n के फॉर्म में, तो इसका अवकलन हम करेंगे तो dy बाई डी एक्स का मान आएगा n x रेज टू द पावर n माइनस वन। यानी कि यदि x स्क्वायर है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x2 माइनस वन। यदि y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर जीरो है तो x रेज टू दी पावर का मतलब 1 हो जाता है एक तरीके से। और dy बाई डी एक्स का मान यदि लिखें ऊपर वाले ही सूत्र से तो 0 इंटू एक्स की रेज पावर 0 माइनस वन, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो dy बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। यानी कि x की पावर यदि जीरो हो तो उसका अवकलन जीरो होता है। किसी कांस्टेंट c का अवकलन जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट परिवर्तित नहीं होता है तो उसके परिवर्तन की दर शून्य होगी। इसी प्रकार y इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, उसका अवकलन cos x होता है। y इक्वल टू cos x का अवकलन dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स होता है। log x का अवकलन 1/x होता है। sec x का अवकलन sec x tan x होता है। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। e रेज टू दी पावर x का अवकलन e रेज टू दी पावर x ही होता है। cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। यह कुछ सूत्र थे ऊपर जो दिखाए गए। इन सूत्रों को हम प्रयोग करके कहीं भी किसी भी राशि का अवकलन कर सकते हैं। कुछ अवकलन गुणांक के निकालने के अतिरिक्त सूत्र भी होते हैं एक प्रॉपर्टी की तरह। यदि y बराबर सी यू है, जहाँ y भी एक फलन है और u भी एक फलन है और c कोई कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू सी यू है, तो y का अवकलन जब x के सापेक्ष करेंगे तो c को लिख लेंगे पहले गुणांक को और उसके बाद u का अवकलन कर देंगे। यानी जैसे 2x स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू, यदि 2x स्क्वायर है, इसका अवकलन करना है तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये 2 आपका c जो है 2 हो जाएगा और x स्क्वायर का अवकलन कर देंगे। x स्क्वायर का अवकलन x रेज टू दी पावर n के फॉर्मूले से होगा, यानी कि 2x रेज टू दी पावर 2 माइनस वन, यानी कि हो जाएगा 4x, इसका अवकलन हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को लिखकर बाकी इस फलन का अवकलन कर दिया जाता है। ऐसे यदि y इक्वल टू यू प्लस वी है, y इक्वल टू यू प्लस वी होने का मतलब एक फलन दो फलनों का योग है, तो इन दोनों फलनों को अलग अलग अवकलन करके बीच में प्लस लिख देते हैं, यदि माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। अर्थात dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, यानी कि y का अवकलन बराबर u का अवकलन प्लस v का अवकलन। यदि गुणा है y इक्वल टू यू भी है, दो फलन का मल्टीप्लिकेशन है, तो पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, यानी कि u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन और पहले फलन का अवकलन, इस तरह से हम करते हैं।
इसी तरह से डिवीजन का भी सूत्र है। हालांकि हमें जैसे जैसे जहाँ जरूरत पड़ेगी उस तरह से हम इसको प्रयोग करेंगे। अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स का ज्यामितीय अर्थ। देखिए, यदि y x पर निर्भर करता है तो y x पर निर्भर यदि करता है तो y और x के बीच में एक ग्राफ बनता है, जो ग्राफ यहाँ दिखाया जा रहा है। यह ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है, जिस तरह से x और y में परिवर्तन हो रहा है उस तरह का ये वक्र बन जाता है। मान लीजिए किसी बिंदु p x y पर हमें इसके परिवर्तन की दर निकालनी है, तो हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। यह स्पर्श रेखा यह दिखाई दे रही है, इस p बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है। और यहाँ पर एक सूक्ष्म dy और dx ले लेते हैं। यदि यह कोण थीटा है तो tan थीटा का मान dy बाई dx होगा। और ये tan थीटा यहाँ पर इस बिंदु पर इस वक्र की ढलान बताता है, क्योंकि x अक्ष के साथ बनने वाला कोण यह थीटा होगा तो यह कोण भी थीटा होगा। यानी कि इस बिंदु पर इस वक्र की ढलान क्या है, इस वक्र की प्रवणता क्या है, कितने तेजी से बदल रहा है, यह tan थीटा का मान किसके बराबर होगा, dy बाई dx के बराबर होगा। यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या बताती है, उस बिंदु पर वक्र की प्रवणता बताती है। प्रवणता मतलब उसकी ढलान बताती है, कितने तेजी से वो बदल रहा है। यानी कि हम किसी भी वक्र पर किसी बिंदु पर उसका अवकलन dy बाई डी एक्स निकालें तो यह बताता है कि उस वक्र की प्रवणता कितनी होगी, उसका रेट कितना होगा, यानी कि उसके परिवर्तन की दर कितनी तेजी से बदल रही है। यह इसका ज्यामितीय अर्थ हो जाता है। अब फलन से हम उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का मान भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक वक्र आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इस वक्र में a पर यह बिंदु उच्चिष्ट है, यानी कि मैक्सिमम हो रहा है, और b पर यह मिनिमम हो रहा है। यदि हम a पर एक स्पर्श रेखा खींचें तो यह स्पर्श रेखा कैसी आएगी, x अक्ष के समांतर आएगी। और x अक्ष से बनने वाला कोण जो थीटा ऊपर ले रहे थे वह थीटा शून्य हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष के समांतर है, और tan शून्य का मान 0 होता है। यानी कि इस बिंदु पर इस वक्र की जो प्रवणता आएगी वो शून्य आएगी, यानी कि dy बाई डी एक्स का मान 0 आएगा। इसका अर्थ हुआ बिंदु a पर dy बाई डी एक्स अवकलन का मान 0। इसी तरह निम्निष्ट बिंदु पर भी dy बाई डी एक्स 0 आएगा, क्योंकि यहाँ भी स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो जा रही है। यानी कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट बिंदु पर dy बाई डी एक्स का मान 0 आता है। यानी कोई भी फलन यदि दिया हो, उस फलन का dy बाई डी एक्स निकाल कर हम 0 के बराबर रख दें तो उसके उच्चिष्ट या निम्निष्ट होने की कंडीशन निकल आएगी, या यह पता चल जाएगा कि इस बिंदु पर यह मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो यह हमारा अवकलन गणित होता है। अब हम आते हैं इसके दूसरे भाग पर, समाकल गणित पर, इंटीग्रल कैलकुलस। अवकलन समाकलन एक दूसरे के उत्क्रम होते हैं। उत्क्रम प्रक्रम मतलब एक अपोजिट प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन या अवकलन का मतलब होता है बांटना। छोटे छोटे भागों में बांटकर हम उसके एक भाग पर उसकी दर निकालते हैं, और ऐसे ऐसे छोटे भागों को हम जोड़ दें तो उसको कहते हैं समाकलन करना, जोड़ना। यानी कि डिफरेंशिएशन बांटना, इंटीग्रेशन जोड़ना। तो एक तरीके से अवकलन का उत्क्रम प्रक्रम है, उसका रिवर्स प्रोसेस है। यदि कोई फंक्शन है fx, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि y का मान यदि fx है और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक दूसरा फलन मिलता है ना। यदि आप x स्क्वायर को अवकलन करेंगे तो nx रेज टू द पावर n-1 फॉर्मूले से वह भी एक फलन होगा, उसमें भी x आ रहा है, तो x का ही फलन हमें मिलता है। यानी कि किसी भी फलन को यदि अवकलन किया जाए तो हमें फिर पुनः एक फलन मिलता है। यानी कि यदि हम मान लें fx का अवकलन कर रहे हैं तो दूसरा एक फलन f डैश x मिल रहा है, तो इस f डैश x का एक ये नया फलन है। अब यदि हम इस f डैश x का समाकलन करें x के सापेक्ष, यानी कि इस dx को इधर ला के लिख दें तो ये हो जाएगा f डैश x dx, और यह किसके बराबर होगा, इधर जो आपका dfx है यानी कि dy है। dfx मतलब एक तरीके से dy, और इस dy को हम यदि जोड़ते जाएं तो किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। यानी कि इस f डैश x dx को इंटीग्रेट करें, यानी कि समाकलित करें। समाकलन का चिन्ह होता है यह इस तरह से। यानी कि f डैश x जो फंक्शन इधर आ रहा है, इस f डैश x का समाकलन किया जाए यदि dx के सापेक्ष तो हमें पुनः वही फंक्शन fx प्राप्त हो जाता है। यानी कि fx का समाकलन f डैश x
और एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स को समाकलन करेंगे तो पुनः वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। क्योंकि नियतांक का अवकलन शून्य होता है तो अवकलन यदि शून्य हो जाएगा तो यदि नियतांक वहाँ रहा होगा तो उसका अवकलन यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि एफ एक्स के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है तो जीरो वहाँ पर कहीं है नहीं, तो हम उस जीरो को मानते हुए एक कांस्टेंट यहाँ लिख लेते हैं सी, एफ एक्स प्लस सी। इस तरह से किसी भी फलन का समाकलन किया जाए तो हमें वापस वही फलन प्राप्त हो जाता है जिसका हमने अवकलन किया था। अभी हम आगे चल के एक उदाहरण देखेंगे, उसमें आपको समझाएंगे। अवकलन के सूत्रों की तरह समाकलन के भी सूत्र होते हैं और लगभग उसके उत्क्रम प्रोसेस के ही होते हैं। यहाँ नीचे समाकलन के सूत्र दिए हैं, कुछ सूत्र मैंने यहाँ लिखे हैं जिनकी आवश्यकता है। एक्स रेज टू द पावर एन का समाकलन करेंगे डी एक्स के सापेक्ष तो एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आएगा। यदि डी एक्स केवल लिखा है, वहाँ कोई फंक्शन नहीं लिखा है, तो उसका समाकलन एक्स होता है। सी यू डी एक्स है, सी एक कांस्टेंट है, यू एक फंक्शन है, तो सी को बाहर लिखकर फंक्शन यू को इंटीग्रेट कर लेते हैं, यू का समाकलन कर लेते हैं। यदि दो फंक्शनों का योग है तो दोनों फंक्शनों को अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। वन अपॉन एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है। इस तरह से कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, ई रेज टू द पावर एक्स का समाकलन ई रेज टू द पावर एक्स ही होता है। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। जब हम इसको जनरली जोड़ते हैं तो हमें एक फंक्शन मिलता है, लेकिन यदि हमें समाकलन में एक सीमा दे दी जाए कि इस सीमा से इस सीमा के बीच में ही आपको समाकलन करना है, ऐसे समाकलन को हम निश्चित समाकलन कहते हैं। इस निश्चित समाकलन में एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है, यानी कि एक लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी, यानी कि हमें ए से बी तक ही समाकलन करना है केवल। जब ए से बी तक समाकलन करना होता है तो एफ डैश एक्स का समाकलन करने पे एक फंक्शन एफ एक्स आएगा, ऊपर के समाकलन के सूत्र से जब करेंगे, और यहाँ पर हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा के ए और बी लिख देते हैं। यदि निश्चित समाकलन है तो इस बी का मान इस एक्स की जगह रख देते हैं, यानी कि एफ बी, और माइनस लिख के फिर इस ए का मान इसी फलन में रखते हैं और माइनस एफ ए करते हैं। यानी कि ए से बी तक यदि समाकलन करना हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। ऐसे समाकलन को हम निश्चित समाकलन कहते हैं, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। यह डेफिनेट इंटीग्रल एक निश्चित लिमिट के बीच में किया जाता है कि हमें इसका समाकलन, इसको इंटीग्रेट जोड़ना जो है केवल यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, और ऐसे में हमें फलन से हमें एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है। आइए एक उदाहरण समझते हैं। माना एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर। पहले हम इसका अवकलन करेंगे, अवकलन से जो प्राप्त होगा फिर उसका समाकलन करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि वापस यही फंक्शन प्राप्त हो जाता है कि नहीं। देखिए पहले अवकलन कर रहे हैं। एक बीजगणितीय फलन है ये, एक्स रेज टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा। एक्स रेज टू द पावर एन का फॉर्मूला आप पीछे देख लीजिए चाहिए तो नोट से। एक्स रेज टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन होता है एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर 3 कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट को हम बाहर कर लेंगे, ये 3 बाहर आ गया। x³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और बीच में प्लस है तो दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ही हो जाएगा। अब x³ का डिफ्रेंशिएशन x रेज टू द पावर n से कर देंगे, n x रेज टू द पावर n माइनस 1, अर्थात 3x रेज टू द पावर 3 माइनस 1। एक कोफिशिएंट 3 पहले यहाँ है ही है। एक्स स्क्वायर का भी अवकलन उसी सूत्र से करेंगे, n x रेज टू द पावर n माइनस 1 मतलब 2x रेज टू द पावर 2 माइनस 1। ये 3 × 3 9x स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1, और 2x 2 माइनस 1 पावर 1 हो जाएगी 2x हो जाएगा। अब यह एक फंक्शन प्राप्त हो गया अवकलन के बाद। अब इसको हम समाकलन करते हैं। यह अवकलन के बाद एक फंक्शन प्राप्त हुआ, अब इसका हम समाकलन करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 2x का, तो यह हो जाएगा आपका, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन को अलग अलग समाकलित करेंगे, 9x स्क्वायर और 2x dx, ये दोनों फंक्शन। 9 कोफिशिएंट है, बाहर लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किस फॉर्मूले से करेंगे, समाकलन के सूत्र से, एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 2 कोफिशिएंट है, बाहर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 से क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। 9 यहाँ बाहर आई है, यहाँ पावर 1 है, एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। 2 प्लस 1 नीचे 3 होगा, 3 9 को कैंसिल कर देगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 2 2 को कैंसिल कर देगा।
ये आ जाएगा 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यह पुनः वही फंक्शन आ गया जो हमने अवकलन करना शुरू किया था। देखिए पहला फंक्शन था 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर, और अवकलन करने के बाद पुनः समाकलन करने के बाद पुनः वही फंक्शन प्राप्त हो गया। यदि यही निश्चित समाकलन होता तो यहाँ पर एक लिमिट दी होती 1 से 2, तो 1 से 2 होता तो ये जो फंक्शन आया है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हम अपर लिमिट पहले यहाँ पर 2 का मान रख देंगे x की जगह, तो यह x की जगह 2 का मान रखा गया, फिर माइनस लिख के x की जगह 1 का मान रख देंगे, यह x की जगह 1 का मान हो गया, और फिर इसको हल कर लेंगे। हल करने पर हमें यह एक निश्चित नंबर प्राप्त हो जाएगा 24। आप इसको सुनिए, किताब से भी सूत्रों को पढ़िए और कुछ क्वेश्चंस को लगाइए। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है ये, बट धीरे धीरे जब हम इसको फिजिक्स में प्रयोग करेंगे, फिजिक्स में इसको इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि अधिकतर जगह पर भौतिक विज्ञान में एक राशि दूसरे राशि के परिवर्तन की दर होती है, और जब यह परिवर्तन की दर होती है तो परिवर्तन की दर निकालने के लिए हमें अवकलन का प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरह से जब हम किसी छोटी चीज़ के लिए कोई मान निकालते हैं, थोड़ी दूरी के लिए कार्य निकाले और पूरे के लिए कार्य निकालना है, तो उसी को हम समाकलन कर देते हैं। आगे जब जब ये आएगा तब तक हम आपको रिकॉल करेंगे कि देखिए वहाँ हमने ये बताया था आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, अवकलन समाकलन में, इस तरह से हम इसका प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको और इससे फैमिलियर हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, और इसको भौतिक विज्ञान में लागू करना जान जाएंगे। धन्यवाद।